नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सबका एडुसेट प्रोग्राम में स्वागत है। मैं गणित प्रवक्ता मिमी गोयल GSSS पत्रीडाबा डिस्ट्रिक्ट सिरसा से हूँ और आज आपको पढ़ाने जा रही हूँ 11th स्टैंडर्ड की ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री के बारे में हमने अपने लास्ट टॉपिक के अंदर भी थोड़ा सा डिस्कस किया था, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, एंगल क्या होता है, एंगल के कौन कौन से मेजरमेंट्स होते हैं, रेवोल्यूशन क्या है। तो आज हम क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कौन कौन से होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेंजेंट थीटा, कोसेकेंट थीटा, सेकेंट थीटा एंड कोटेंजेंट थीटा। तो ये जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं एक्चुअल में किसी राइट एंगल ट्रायंगल की 3 साइड से रिलेटेड हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल में 3 साइड्स कौन सी होती हैं, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज। तो इन तीनों साइड्स का यूज करके हम ये जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं इनको हम कैसे डिफाइन करेंगे देखते हैं। और ये क्योंकि हमने 10th स्टैंडर्ड के अंदर भी काफी कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में पढ़ा है, तो फटाफट से हम छोटा सा रिकैप लेते हैं 2 मिनट के अंदर, क्योंकि हम इसके ऊपर बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना चाहते, इसीलिए फटाफट से इसका हम एक छोटा सा रिकैप लेते हैं। हमने अपनी पिछली क्लासेस में पढ़ा था कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल दी गई हो तो उसमें 90 डिग्री के ऑपोजिट साइड को क्या कहते हैं, हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर और ये बेस। तो इन तीनों साइड्स को यूज़ कर कर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए हमें एक मंत्र याद करना होगा, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। अब इसको लिखना कैसे है, तो इस मंत्र को लिखने का एक तरीका है, आप ऐसे लिखेंगे, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, यानी कि P/H, B/H, P/B। तो जो ये फर्स्ट हमने लिखा है P/H, तो ये फॉर्मूला बन जाता है साइन थीटा के लिए। अब थीटा क्या है, इसमें ट्रायंगल का जो बेस एंगल है उसको हम मान के चलते हैं कि ये एंगल है थीटा। उसके बाद B/H, तो B/H फॉर्मूला बन जाता है कोस थीटा के लिए। P/B ये फॉर्मूला बन जाता है टेंजेंट थीटा के लिए। तो इसके बाद इनके जो रेसिप्रोकल्स हैं, यानी कि अगर हम साइन का रेसिप्रोकल लेते हैं 1/sin, तो वो बनता है कोसेकेंट थीटा। तो कोसेकेंट थीटा का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, H/P। इसी तरह जब हम कोस का रेसिप्रोकल लेते हैं 1/cos, तो वो बन जाता है सेकेंट थीटा। और कोस का फॉर्मूला हमारे पास क्योंकि B/H था तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा H/B। तो लास्ट में हमारे पास क्या होता है, टेंजेंट का रेसिप्रोकल। तो टेंजेंट का रेसिप्रोकल क्या होगा, कॉट थीटा, और कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, B/P। तो इस तरह किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के तीनों साइड्स को यूज़ करके हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को फाइंड आउट कर सकते हैं। कितना मजेदार आपने एक मंत्र सीखा, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। इस मंत्र की सहायता से आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को इजीली याद कर सकते हैं कि कब हमने परपेंडिकुलर अपॉन बेस लेना है, कब हमने परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज लेना है, कब हमने बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज लेना है। तो इसके बाद हम आगे पढ़ने जा रहे हैं कि भी इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की अलग अलग एंगल्स के ऊपर वैल्यू क्या होगी। एक्चुअल में हम 10th स्टैंडर्ड के अंदर भी पढ़ चुके हैं किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की अलग अलग एंगल के ऊपर वैल्यू क्या है। तो इसका जो टेबल है जो हमने 10th स्टैंडर्ड के अंदर पढ़ा उसका भी एक छोटा सा रिकैप लेते हैं। हमने 10th स्टैंडर्ड के अंदर इस टेबल के बारे में पढ़ा। इस टेबल में हमने सीखा था 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू क्या होती है। तो ये टेबल आपको फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। तो मेन क्या है, इस टेबल के अंदर ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, साइन थीटा, कोस थीटा और टेंजेंट थीटा। तो इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को अगर आप याद कर लेते हैं, इनकी वैल्यूज़ को याद कर लेते हैं, तो बाकी 3 जो ट्रिग्नोमेट्रिक हमारे पास फंक्शंस हैं वो तो ऑटोमेटिकली याद हो जाते हैं, क्योंकि वो पहले 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ही रेसिप्रोकल्स हैं। तो साइन थीटा के लिए वैल्यूज़ को याद करने का एक सिंपल सा मैं आपको फार्मूला बता रही हूँ। आपने याद रखना है 0/4, 1/4, 2/4,
3/4, 4/4 और फिर इनकी अंडर रूट वैल्यूज़। जब हम अंडर रूट वैल्यूज़ ले लेते हैं तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या आ जाता है, साइन 0 डिग्री की वैल्यू आ जाती है 0, साइन 30 डिग्री की वैल्यू आ जाती है 1/2, साइन 45 डिग्री की वैल्यू आ जाती है 1/√2 और इस तरह से 60 डिग्री और 90 डिग्री की वैल्यूज़। तो जब साइन थीटा अब आप याद कर लेते हो तो उसके बाद कोस थीटा को याद करना बहुत ही आसान है, क्योंकि हमने साइन थीटा के जो सर्कल है इसको रिवर्स कर देना है। जो वैल्यू हमारी 0 डिग्री के लिए आई वो कोस 90 डिग्री की वैल्यू बन जाएगी और उसके बाद जो वैल्यू 30 डिग्री के लिए आई है वो कोस 60 डिग्री के लिए आ जाती है। तो इस तरह ये सारा सर्कल उल्टा घूम जाता है। तो साइन थीटा के बाद कोस थीटा की वैल्यूज़ को याद करना काफ़ी आसान है और साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यूज़ को जब हम डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, टेंजेंट थीटा की वैल्यूज़। तो जब ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की आप वैल्यूज़ को याद कर लेते हो तो बाकी जो 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, कॉट थीटा, सेकेंड थीटा या फिर कोसेकेंट थीटा, ये पहले 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के रेसिप्रोकल्स हैं। तो इसलिए उनको याद करना तो काफ़ी आसान हो ही जाता है। तो पहले 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को आप अच्छी तरह से याद करेंगे, इसके बिना हम आगे नहीं चल सकते। लेकिन आप यहाँ ध्यान दें कि जो हमारे पास एंगल्स है 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक हैं, इसका मतलब ये हुआ कि जो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं ये सिर्फ पहले क्वाड्रेंट के अंदर लाई करते हैं। तो उसके बाद सेकंड क्वाड्रेंट या थर्ड क्वाड्रेंट या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट, इनके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज़ क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी, नेगेटिव होंगी, तो उसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। टेबल के लिए भी आपने एक छोटी सी ट्रिक सीख ली, 0/4, 1/4 उनकी अंडर रूट्स। तो टेबल को याद करना भी काफी आसान है और ये बिल्कुल आपको याद रखना चाहिए कि ये जो टेबल है आपके फिंगर टिप्स पे होना चाहिए, तभी हम आगे के जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, इनकी साइंस क्या होंगी, क्योंकि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं इनकी वैल्यूज को सॉल्व करने से पहले हमें यह क्लियर होना चाहिए कि अलग अलग क्वाड्रेंट्स के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के साइन क्या होंगे, तभी हम जो एक्यूरेट वैल्यू है वो सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अभी हमने जो टेबल पढ़ा उस टेबल के अंदर हमने यह पढ़ा कि 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू क्या होंगी। लेकिन अगर हमें 90 डिग्री से लेकर 180 डिग्री तक या फिर 180 से लेकर 270 डिग्री तक और या फिर लास्ट में है 270 से लेकर 360 डिग्री तक किसी भी एंगल के ऊपर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो, तो हमें पहले ये क्लियर होना चाहिए कि इन क्वाड्रेंट्स के अकॉर्डिंग किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर तो हमें क्लियर है कि सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो हैं पॉजिटिव होते हैं, लेकिन बाकी क्वाड्रेंट्स के अंदर वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे वो कैसे पता चले। तो इसके लिए एक सिंपल सा मंत्र है, ऐड शुगर टू कॉफ़ी। तो हमने क्वाड्रेंट्स के अकॉर्डिंग ये लिख दिया, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, यानी कि पहले क्वाड्रेंट के अंदर सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर हमने लिखा है शुगर, तो एस से स्टार्ट होने वाला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन। तो साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेकेंट। अब कोसेकेंट की वैल्यू क्या होती है, 1/sin। तो अगर साइन पॉजिटिव है तो कोसेकेंट भी पॉजिटिव होगा। तो सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर ये दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं और बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस नेगेटिव होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर हमने लिखा था 2, टी से स्टार्ट होने वाला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है टेंजेंट और उसका रेसिप्रोकल होता है कोट। तो ये दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होंगे और बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होंगे, नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर हमने लिखा है कॉफ़ी, सी से स्टार्ट होने वाला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है कोस और कोस का रेसिप्रोकल होता है सेकेंड। तो ये दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होंगे और बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होंगे,
नेगेटिव। तो इस मंत्रा की हेल्प से ऐड शुगर टू कॉफ़ी, इस मंत्रा की हेल्प से हम ये फटाफट जान सकते हैं कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होगा और कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नेगेटिव होगा। क्योंकि क्वाड्रेंट्स में किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू को कैलकुलेट करने से पहले हमें ये ज़रूर पता होना चाहिए कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, तभी हम सही जो उसकी वैल्यू है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। कितना इंटरेस्टिंग मंत्रा था, ऐड शुगर टू कॉफी। इस मंत्रा की हेल्प से आप इजीली बता सकते हैं कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो छोटी सी रिवीजन करें, मैं आपसे क्वेश्चंस पूछती हूँ और आप उनके आंसर बताएंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। टेंजेंट 210 डिग्री, तो आप देखेंगे कि 180 से ज्यादा है और 270 से कम है, तो कौन से क्वाड्रेंट में हुआ? थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में हम देखते हैं ऐड शुगर टू कॉफी। तो जो थर्ड क्वाड्रेंट है उसमें टेंजेंट पॉजिटिव होता है, क्लियर है। तो एक क्वेश्चन और पूछती हूँ, कोस 120 डिग्री, तो कोस 120 डिग्री। अब पहले आप ये देखेंगे कौन से क्वाड्रेंट में है ये, तो क्योंकि 120 डिग्री एंगल क्या है, 90 से अबव है और 180 से लेसर है, तो अब क्वाड्रेंट कौन सा बना? सेकंड क्वाड्रेंट। तो फिर से शुरू करते हैं मंत्रा, ऐड शुगर टू कॉफी। तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर हमारा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होता है? साइन थीटा। तो कोस क्या हुआ? नेगेटिव। तो इसीलिए कोस 120 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर क्या होगा? नेगेटिव होगा। एक क्वेश्चन और पूछती हूँ, साइन 330 डिग्री। अब साइन 330 डिग्री है तो पहले हम एंगल को चेक करेंगे कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है। तो 270 से अबव है और 360 से लेसर है, यानी कि एंगल कौन से क्वाड्रेंट में हुआ? फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में फिर से हम शुरू करते हैं अपना मंत्रा, ऐड शुगर टू कॉफी। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस थीटा और उसका रेसिप्रोकल सेकेंड थीटा ये पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नेगेटिव होते हैं। तो जो साइन 330 डिग्री है वो क्या होगा? नेगेटिव। इजी है, काफी इजी है। इस मंत्रा की हेल्प से आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को बता सकते हैं कौन से क्वाड्रेंट में वो पॉजिटिव होगा, कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा। तो इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं ये सभी फंक्शंस हैं। कैसे हुए? जैसे कि साइन थीटा। अब साइन थीटा क्या है? साइन का फंक्शन है जिसमें ये जो साइन थीटा है किसके ऊपर काम कर रहा है? थीटा की वैल्यूज के ऊपर। तो इसीलिए हम इसको फंक्शन कहते हैं। और फंक्शन में क्या होता है? उसकी डोमेन भी होती है और रेंज भी होती है। तो अब हम डिस्कस करेंगे किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डोमेन और रेंज क्या होगी। तो सबसे पहले क्या आता है? साइन थीटा। तो स्टार्ट करते हैं साइन थीटा के बारे में। ये आपके सामने साइन एक्स का ग्राफ है। तो इस ग्राफ की हेल्प से हम फाइंड आउट करेंगे साइन एक्स की डोमेन और रेंज क्या है। डोमेन क्या होता है? परमिसिबल इनपुट्स, यानी कि एक्स की वो वैल्यूज जिनके ऊपर कोई फंक्शन डिफाइंड होता है या एग्जिस्ट करता है। और रेंज क्या होती है? जब भी हम इनपुट्स को फंक्शन के अंदर रिप्लेस करते हैं तो हमें क्या मिलती है? आउटपुट्स। तो उन आउटपुट्स के सेट को रेंज कहते हैं। तो साइन एक्स के ग्राफ को आप देखिए ध्यान से, ये जितनी भी एक्स एक्सिस के ऊपर वैल्यूज हैं, ये जो ग्राफ बना हुआ है आप देख सकते हैं कि हर वैल्यू के ऊपर हमारा ग्राफ बन रहा है। तो इसका मतलब साइन एक्स की डोमेन क्या होगी? सेट ऑफ रियल नंबर्स। क्लियर है ये बात? तो अब हम देखेंगे कि इस साइन एक्स की रेंज क्या होगी। ये जो हमारी वाई एक्सिस है इसके ऊपर हमारी रेंज डिपेंड करती है। आप देखेंगे कि जो 1 से लेकर -1 टू 1 ये हमारी वैल्यूज को ले रहा है, लेकिन 1 से ऊपर क्या हमारा ग्राफ जा रहा है या फिर -1 के नीचे क्या हमारा ग्राफ जा रहा है? नहीं। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा ग्राफ है -1 टू 1 जा रहा है, तो इसका मतलब इस साइन एक्स की रेंज क्या होगी? -1 टू 1। अब क्योंकि ग्राफ में आप इजीली देख सकते हैं कि जो वैल्यूज है -1 भी आ रही है और 1 भी आ रही है, तो इसका मतलब जो रेंज होगी वो क्या बनेगी? -1 टू 1। अब मैंने ये कहा कि -1 टू 1, तो इसको लिखेंगे कैसे? क्योंकि ये हमारा एक इंटरवल है
रियल वैल्यूज को ले रहा है, -1 से लेके 1 तक सभी रियल वैल्यूज को ले रहा है, क्योंकि ग्राफ हमारा कर्व ही है। ठीक है, आप देख रहे हैं सभी वैल्यूज को ले रहे हैं -1 to 1, तो इसीलिए सेट ऑफ रियल नंबर्स होगा, लेकिन -1 to 1 एक इंटरवल बन रहा है। तो अब हमने देखना है कि ये क्लोज इंटरवल होगा या फिर ओपन इंटरवल होगा। तो ओपन इंटरवल की डेफिनेशन में ये होता है कि बाउंड्री वैल्यूज इंक्लूड नहीं होती, लेकिन जब बाउंड्री वैल्यूज इंक्लूड होती हैं तो कौन सी ब्रैकेट्स लगती है? विंडो ब्रैकेट्स, या फिर इसको हम कहते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो इस तरह ये हमारे पास रेंज क्या होगी? -1 to 1 क्लोज इंटरवल। क्लियर है ये? तो रेंज के बाद हम देखेंगे कि ये जो हमारा ग्राफ है इसका पैटर्न क्या है। आप देखेंगे कि ये जो कर्व बन रही है इस तरह से, इसमें आप देखेंगे कि 0 से लेके 2 पाई के बाद जो कर्व है वो अपनी शेप सेम ले रही है। 0 से लेकर 2 पाई तक पहले उसका जो ग्राफ है कुछ ऐसे जाएगा, फिर उसके बाद नीचे से ऐसे कर्व ही जाता है। तो ये जो ग्राफ है हमारा रिपीट हो रहा है, तो जो पैटर्न है रिपीट हो रहा है आफ्टर 2 पाई। तो हम ये कहेंगे कि जो इसकी पीरियोडिसिटी है वो 2 पाई है। हम ये भी कह सकते हैं साइन 2 पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। तो ये तो हुआ साइन थीटा का पैटर्न। अब हम चलते हैं कोस एक्स के डोमेन और रेंज की तरफ। ट्रिग्नोमेट्री के हर फंक्शन के पैटर्न में कुछ ना कुछ खासियत है। साइन एक्स का आपने ग्राफ देखा, अब आप देखेंगे कोस एक्स का ग्राफ, बिल्कुल सेम लग रहा है देखने में, लेकिन जब हम इसके डोमेन और रेंज को डिस्कस करेंगे तो आपको इनका डिफरेंस पता चलेगा। तो जैसे कि साइन एक्स की डोमेन क्या थी? सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो उसी तरह कोस एक्स की जो डोमेन है वो भी आप देखेंगे एक्स की हर वैल्यू के ऊपर जो हमारा ग्राफ है बन रहा है। इसका मतलब एक्स की हर वैल्यू के लिए कोस एक्स का जो ग्राफ है या फंक्शन है वो एग्जिस्ट करता है। तो इसकी डोमेन भी क्या होगी? सेट ऑफ रियल नंबर्स। ये तो सेम है साइन एक्स की तरह। और रेंज भी आप देखेंगे सेम ही आएगी, क्योंकि जो वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस में आप देखेंगे कि इसकी वैल्यूज सेम साइन एक्स की तरह -1 के नीचे नहीं जा रही और 1 से ऊपर नहीं जा रही। तो हम ये कह सकते हैं कि इसकी भी जो रेंज है वो क्या होगी? -1 to 1 इन द क्लोज इंटरवल। तो फिर डिफरेंस क्या है इन दोनों के ग्राफ में? आप देखेंगे कि उसमें जो हमारी वैल्यू थी 0 डिग्री के ऊपर, साइन 0 डिग्री क्या है? 0। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो कोस 0 डिग्री की वैल्यू है वो क्या आ रही है? 1 आ रही है। अब आपके सामने एक ऐसा ग्राफ है जिसमें साइन एक्स और कोस एक्स की दोनों की ही कर्व्स नजर आ रही है आपको। तो दोनों कर्व्स को देखकर आप इजीली गैस कर सकते हैं कि इन दोनों की कर्व्स में काफ़ी डिफरेंस है। देखने में एक जैसी हैं, दोनों का पैटर्न एक जैसा है, लेकिन काफ़ी डिफरेंस है। अब कोस एक्स का पैटर्न देखिए क्या होगा। तो आप ग्राफ देखेंगे कि 0 से लेकर 90 तक इसका ग्राफ पहले नीचे डिक्रीज हो रहा है, फिर नीचे से कुछ ऐसे उसकी कर्व बन रही है। तो इसमें भी जो इसका पैटर्न है बिल्कुल है तो साइन की तरह, लेकिन थोड़ा सा चेंज है। तो इसका भी पैटर्न हर 2 पाई के बाद सेम आ रहा है, इनकी वैल्यूज रिपीट हो रही हैं। तो इसमें भी हम कह सकते हैं कि कोस एक्स की जो पीरियोडिसिटी है वो भी क्या है? 2 पाई है। तो हम ये कह सकते हैं कोस 2 पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा। तो अब हम डिस्कस करेंगे टेंजेंट एक्स की डोमेन और रेंज। अब हम बात करेंगे टेंजेंट के डोमेन और रेंज की। तो टेंजेंट के डोमेन के लिए हम देखेंगे कि जो टेंजेंट का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? साइन बाय कोस। तो ये बात तो हमें क्लियर है कि जो साइन एक्स है ये एक्स की हर वैल्यू के ऊपर डिफाइंड होता तो कोस एक्स भी है, लेकिन क्योंकि ये साइन के डिनोमिनेटर में है इसीलिए कोस 0 नहीं होना चाहिए। जब कोस 0 होगा तो टेंजेंट अनडिफाइंड हो जाएगा। इसीलिए हम देखेंगे कि कोस की किन वैल्यूज़ की कोस जो है वो एक्स की कौन सी वैल्यूज़ के ऊपर 0 होता है? व्हेन एक्स इज इक्वल टू 2n + 1 × 90 एंड n बिलोंग्स टू इंटीजर। इसीलिए हम यहाँ पे देखेंगे कि जो टेंजेंट है उसकी डोमेन क्या बन जाती है? सेट ऑफ रियल नंबर्स एक्सेप्ट द वैल्यूज व्हेन x इज इक्वल टू 2n + 1 × 90। टेंजेंट की रेंज क्या होगी? आप यहाँ ग्राफ में क्लियरली देख रहे हैं कि y एक्सिस के ऊपर
जो टेंजेंट का ग्राफ है हर वैल्यू को ले रहा है, तो इसीलिए जो इसकी रेंज है वो क्या होगी, सेट ऑफ ऑल द रियल नंबर्स। अब हम टेंजेंट की वैल्यूज़ देखेंगे कि कब ये रिपीट होना स्टार्ट हो जाती हैं। पहले आप टेंजेंट के ग्राफ को ध्यान से देखें। 0 से लेकर 90 तक इसका जो ग्राफ है पहले कुछ ऐसे आपको नज़र आएगा ऊपर की तरफ, फिर 90 से लेकर पाई तक उसका ग्राफ कुछ ऐसे है नीचे की तरफ, और उसके बाद जो ग्राफ है वो स्टार्ट हो जाता है रिपीट होना। पहले ये फिर से ऊपर जाता है, फिर से कुछ ऐसा नीचे आता है। तो ये जो ग्राफ है टेंजेंट का वो हर पाई इंटरवल के बाद रिपीट होता है। तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि जो टेंजेंट है इसकी पीरियोडिसिटी क्या है, पाई। आप ये कह सकते हैं कि टेंजेंट पाई प्लस थीटा विल बी इक्वल टू टेंजेंट थीटा। मेन यही 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, साइन थीटा, कोस थीटा और टेंजेंट थीटा। अगर इन 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में आपने अच्छी तरह से सीख लिया, इनकी डोमेन क्या है, रेंज क्या है, इनका पैटर्न क्या है, तो बाकी 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज तो अपने आप ही सॉल्व हो जाती हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल्स, क्योंकि एग्जाम्पल्स के बिना हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। तो देखिए एग्जाम्पल्स क्या है। अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 1। If cos x is equal to minus 3.5, x lies in third quadrant, find the values of other 5 trigonometric functions। हमें क्या दिया गया है, cos x की वैल्यू दी गई है और एंगल दिया गया है थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, बाकी जो 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनकी वैल्यूज़ क्या होंगी। तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमें पता है कि टेंजेंट थीटा और उसका जो रेसिप्रोकल है कॉट थीटा वो पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस नेगेटिव होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। cos x क्या दिया गया है, -3.5। हम फॉर्मूला लगाने जा रहे हैं, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से हम देखेंगे साइन की वैल्यू क्या फाइंड आउट होती है। तो साइन x विल बी इक्वल टू 1 माइनस cos square, and now it will be equal to 1 minus cos square। -3.5 का स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारे पास, 9.25। तो जब हम डिनोमिनेटर जो है यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो वो वैल्यू आएगी 25 माइनस 9 डिवीज़न में 25। नाउ इट विल बी इक्वल टू 16/25। 16/25 का जो अंडर रूट है वो क्या आएगा सॉल्व होकर 4.5। क्या ये सही है, नहीं, ये बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि साइन एक्स की हमारे पास 2 वैल्यूज़ आएंगी प्लस माइनस 4/5। क्योंकि जब हम साइन स्क्वायर में जो स्क्वायर है राइट हैंड साइड पर लेकर अंडर रूट बनाते हैं तो हमारे पास 2 वैल्यूज़ आती हैं प्लस माइनस। लेकिन हमें पता है कि जो एंगल है कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में, तो उसमें साइन क्या होगा, नेगेटिव। तो साइन की वैल्यू क्या आएगी, सिर्फ -4.5। तो बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, टेंजेंट एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, साइन डिवाइड बाय कोस। तो साइन की वैल्यू क्या है, -4.5, कोस की वैल्यू है -3.5। तो टेंजेंट की वैल्यू आ जाती है 4.3। तो बाकी जो तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो हमें पता है कि इनके रेसिप्रोकल्स होते हैं। कोसेकेंट एक्स क्या होता है, 1/sin, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -5.4। और सेकेंट एक्स होता है 1/cos x। cos x की वैल्यू क्या है, -3.5, तो 1/cos की वैल्यू क्या आ जाएगी, -5.3। cot x, चाहे तो आप cot x को लिख सकते हैं cos/sin या फिर 1/टेंजेंट x। तो टेंजेंट x की वैल्यू जो है उसका हम उल्टा कर देंगे 3.4। तो इस तरह से बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को हम फाइंड आउट कर सकते हैं।
हमें यह क्लियर होना चाहिए कि थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव है और कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नेगेटिव है। सेकंड एग्जांपल क्या है, इफ कोट एक्स इज इक्वल टू -5.12, एक्स लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब इस एग्जांपल में क्या दिया गया है, कोट एक्स की वैल्यू और जो एंगल है कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो हमें पता है कि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसेकेंट, ये 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं, बाकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो सब नेगेटिव होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ हम फार्मूला यूज़ कर रहे हैं 1 + cot स्क्वायर इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर। तो यहाँ से हम कोसेकेंट की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो कोसेकेंट स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, 1 +, अब क्योंकि हमने कॉट का स्क्वायर लेना है तो कॉट का स्क्वायर क्या आएगा, 25/144, क्योंकि कोट की वैल्यू क्या है, -5.12, तो 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144। एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे आएगा 144 + 25 डिवाइड बाय 144, तो ये वैल्यू आएगी 169 डिवाइड बाय 144, तो ये 13 का स्क्वायर होता है और 144 होता है 12 का स्क्वायर। तो यहाँ से कोसेकेंट की 2 वैल्यूज़ आ जाती हैं हमारे पास, ±13/12। अब एंगल क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, तो जो कोसेकेंट है वो हमें पता है सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव, तो यहाँ पे हम नेगेटिव साइन को रिजेक्ट करेंगे। तो कोसेकेंट की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाती है, 13/12। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, जितने भी बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो कैलकुलेट करेंगे। साइन एक्स क्या होते हैं, क्योंकि कोसेकेंट साइन का रेसिप्रोकल है, तो इसीलिए साइन को हम कह सकते हैं दिस इज इक्वल टू 1 कोसेकेंट। तो कोसेकेंट का जस्ट हमने रेसिप्रोकल लेना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को ही चेंज करना है। तो साइन एक्स की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 12/13। और कोस एक्स की वैल्यू के लिए हम वो फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अदरवाइज क्योंकि कोट एक्स की वैल्यू क्या है, -5/12, तो इसलिए हम पहले tan x को कैलकुलेट कर सकते हैं 1/cot x फार्मूला लगाकर। तो ये वैल्यू आएगी -12.5। जो cot x की वैल्यू है उसमें हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की पोजीशन को चेंज करना है। अब tan x का फार्मूला क्या होता है, sin/cos, तो cos का फार्मूला क्या बन जाएगा, sin डिवाइड बाय टेंजेंट। तो इसीलिए हम साइन और टेंजेंट को जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, -5.13। तो क्योंकि जो एंगल है सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो कोस हमारा नेगेटिव ही रहना चाहिए, तो आंसर हमारा नेगेटिव ही आ रहा है। नाउ कोसेकेंट हमें दिया हुआ है सेकेंट एक्स। नाउ दिस इज द रेसिप्रोकल वैल्यू ऑफ कोस, तो 1/cos लेना है, तो cos की वैल्यू में हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की पोजीशन को चेंज करेंगे। नाउ लास्ट वन इज cot x, cot x तो हमें ऑलरेडी गिवन है। फर्स्ट और सेकेंड एग्जाम्पल काफी आसान थी। दोनों एग्जाम्पल में आपने क्या नोटिस किया कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर हमें किसी पर्टिकुलर क्वाड्रेंट के अंदर दिया गया है तो हमें उस क्वाड्रेंट के बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि उस क्वाड्रेंट के अंदर कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होगा और कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नेगेटिव होगा। तो मेन चीज यही है कि हमें उनके साइन के बारे में पता होना चाहिए, और बाकी तो हमारा जो 10th वाले फॉर्मूलाज हैं वो काम कर देते हैं और हमें बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज का पता चल जाता है। तो देखते हैं बाकी एग्जांपल्स थर्ड और फोर्थ। एग्जांपल नंबर 3 क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 31π/3।
तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने पाई की हेल्प ली है। पाई की वैल्यू क्या होती है 180 डिग्री, तो साइन 31 पाई बाय 3 इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी साइन 31 इंटू 180 डिवाइड बाय 3। तो ये जो एंगल है डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा 31 इंटू 60। तो 31 को जब हम 60 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास एंगल आएगा 1860 डिग्री। तो यहाँ हम देखेंगे कि जो साइन है इसके अंदर एंगल 360 अबव जा रहा है, तो इस एंगल को हम तोड़ेंगे कंप्लीट रेवोल्यूशंस में। इस एंगल में कितने रेवोल्यूशंस कंप्लीट हो रहे हैं, क्योंकि जो साइन है उसकी वैल्यूज़ जो हैं एंगल 2 पाई या फिर 360 हम कह सकते हैं, 360 डिग्री के बाद रिपीट होना स्टार्ट कर देती हैं। इसीलिए इस 1860 डिग्री में हम देखेंगे कितने कंप्लीट रेवोल्यूशंस हैं। तो 360 डिग्री को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू आती है 1800, और जो कि इस एंगल से छोटी है। तो हम देखते हैं कि इसमें 5 हमारे पास कंप्लीट रेवोल्यूशंस हैं और एंगल हमारे पास कितना बचता है 60 डिग्री। तो वैल्यू क्योंकि हर कंप्लीट रेवोल्यूशन के बाद रिपीट होती है, तो ये वैल्यू आएगी साइन 60 डिग्री के इक्वल, और साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। एग्जाम्पल नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ कोस माइनस 1710 डिग्री। अब इस क्वेश्चन में जो एंगल दिया गया है वो नेगेटिव है। नेगेटिव एंगल को पॉजिटिव बनाने के लिए हम देखेंगे कि इसमें कंप्लीट रेवोल्यूशंस कितने ऐड किए जाएं। कंप्लीट रेवोल्यूशन का मतलब ये है कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जब हम 360 डिग्री के कंप्लीट रेवोल्यूशंस ऐड करते हैं तो उनकी वैल्यूज़ रिपीट होना स्टार्ट कर देती हैं, वैल्यू सेम रहती है। इसीलिए हम 360 डिग्री के कितने भी रेवोल्यूशंस हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ले सकते हैं। तो 360 डिग्री के कितने कंप्लीट रेवोल्यूशंस होंगे देखते हैं। तो अगर हम 4 रेवोल्यूशंस लेते हैं तो वैल्यू जो है, अगर इसमें हम प्लस भी करेंगे इस एंगल में तो भी एंगल नेगेटिव रहेगा। तो 5 से मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं। 360 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं एंगल आता है 1800। तो कोस माइनस 1710 डिग्री में हमने क्या करना है 360 के 5 कंप्लीट रेवोल्यूशंस ऐड करने हैं। तो एंगल जो आएगा हमारे पास पॉजिटिवली 90 डिग्री आएगा। तो इसका आंसर हमें पता है कोस 90 की वैल्यू क्या होती है 0। चाहे साइन या कोस या फिर टेंजेंट, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर अगर एंगल नेगेटिव है तो आप ये याद रखें कि आप 360 के कितने भी रेवोल्यूशंस आप उसमें ऐड कर सकते हैं, तो उससे आप उस एंगल को पॉजिटिव बना सकते हैं। हाँ जी, आज के लेक्चर में हमने कुछ टॉपिक्स 10th स्टैंडर्ड के पढ़े, कुछ टॉपिक हमने नए पढ़े। तो जितने भी टॉपिक्स हमने आज पढ़े हैं वो सभी टॉपिक्स आसान हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री कहीं से भी मुश्किल टॉपिक नहीं है, तो इसके लिए जरूरी है अंडरस्टैंडिंग। तो अंडरस्टैंडिंग का होना बहुत जरूरी है। जितने भी ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड टॉपिक्स हैं उनकी बेसिक्स को जरूर क्लियर करें। बेसिक्स को क्लियर किए बिना जब आप रट्टा लगाते हैं तो वो रट्टा कितने दिन चलेगा, 1 दिन 2 दिन, हफ्ते बाद तो आप ट्रिग्नोमेट्री को भूल जाएंगे। तो इसलिए जरूरी है कि ट्रिग्नोमेट्री को समझने के लिए उसके बेसिक्स को क्लियर किया जाए। तो छोटे छोटे टॉपिक्स को पढ़ने के बाद उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर किया करिए, क्योंकि क्वेश्चंस की प्रैक्टिस से ही आपको ट्रिग्नोमेट्री जो है और क्लियर होगी। बिना प्रैक्टिस के आप कोई भी टॉपिक लेंगे तो वो आपको तब तक क्लियर नहीं होगा जब तक कि आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे। तो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को आप खुद प्रैक्टिस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।